और जैसा कि मैंने अपनी कम्युनिटी पे पोल क्रिएट किया था, उसमें मैंने पूछा था बच्चों से कि उस चैप्टर के बारे में बताइए जिस चैप्टर में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो बेसिकली 2 से 3 चैप्टर निकल के आ रहे थे। तो उनमें से एक है एडी, एक था एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एक था पॉवर्टी एलिगेशन प्रोग्राम। तो पहले मैं एडी एंड इट्स कंपोनेंट, जिसको हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, नेशनल इनकम के बाद ये आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में 12 नंबर का आने वाला है। यानी कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपके कितने मार्क्स पक्के होने वाले हैं? 12 मार्क्स। पूरी वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से देखना। कोई पॉइंट नहीं आया तो वो कमेंट में मुझसे पूछ लेना। सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग होती है एग्रीगेट डिमांड से। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई एक अंदाजा लगाते हैं कि एक एग्रीगेट कितना हो जाएगा। अब डिमांड के आगे एग्रीगेट लगा हुआ, यानी कि मार्केट में या हमारी पूरे इंडिया में जितने भी सेक्टर हैं, वो सेक्टर जो फाइनल गुड्स को खरीदना चाह रहे हैं। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स? जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुकी है और उनकी वैल्यू अब बढ़ेगी नहीं। सारे सेक्टर, वेदर वो हाउस होल्ड सेक्टर हो या प्रोडक्शन सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, ये तीनों सेक्टर या वो सारे सेक्टर जो सिर्फ फाइनल गुड्स को खरीदने की सोच रहे हैं, विलिंग टू परचेज, लेकिन सोच रहे हैं कि 1 साल के अंदर हम लोग इतना खरीदेंगे, इतना खर्चा करेंगे, वो हमारी क्या कहलाती है? एग्रीगेट डिमांड। इसे हम एक्स एंटे भी कहते हैं। आपने पढ़ा होगा आपके चैप्टर में, एक्स एंटे यानी कि सोच रहे हैं और एक्स पोस्ट यानी कि रियल। ये होती है प्लान्ड और ये होती है एक्चुअल। एडी के कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स कह सकते हैं हाथ पैर। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड यानी कि कंज्यूमर, कंजप्शन करने के लिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? जो भी दुकानदार होते हैं फिक्स एसेट्स पर जो खर्चा करते हैं वो प्राइवेट। गवर्नमेंट उन चीजों पर खर्चा करती है जिससे समाज का भला होगा, सोशल वेलफेयर होगा, तो वो गवर्नमेंट का। और नेट एक्सपोर्ट जब हम बाहर से करते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसमें 2 इकोनॉमी होती है हमारी, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। अगर हमारी जो इकोनॉमी है वो क्लोज इकोनॉमी है तो ये हट जाएगा, ये तीनों सेक्टर रहेंगे। और अगर हमारी ओपन इकोनॉमी है तो ये चारों सेक्टर की बात होती है कंपोनेंट्स ऑफ एडी में। इसका ही मिलता जुलता पार्ट आता है एएस यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। मार्केट में हमारे जितने भी सप्लायर हैं 1 साल के अंदर कितना सप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो हमारी कहलाती है एग्रीगेट सप्लाई। इसके कंपोनेंट्स भी होते हैं 2, कंजप्शन एक्सपेंडिचर और सेविंग। उसके बाद एक फंक्शन निकल के आता है जिसे हम कहते हैं कंजप्शन फंक्शन, जिसका फॉर्मूला होता है C=F(y). ये बेसिकली रिलेशन होता है कंजप्शन और इनकम का। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है कि अपनी इनकम का हम कितना पोर्शन कंजप्शन में खर्च कर रहे हैं, वो हमारी कहलाती है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट रेफर टू द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन, वो हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाती है। उसके बाद आता है आपका कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन। इनके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करके समझाया है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच है, तो वहां से देख लेना, न्यूमेरिकल्स आपके अच्छे हो जाएंगे। यहां तक की ऑटोनॉमस कंजप्शन हमारी वो कंडीशन होती है जहां पर आपका कंजप्शन होता है भले ही आपकी इनकम 0 हो, यानी कि 0 लेवल ऑफ कंजप्शन जिसे कहते हैं, जहां पर कंजप्शन कुछ ना कुछ होता है भले ही आपकी इनकम 0 हो, या फिर कंजप्शन ऑलवेज ग्रेटर देन इनकम। उसके बाद आपका एपीसी यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कंजप्शन अपॉन इनकम, C/Y। एमपीसी का मतलब क्या होता है कि इनकम के चेंज होने से कंजप्शन में कितना चेंज आया, उसे निकालने के लिए हम एमपीसी कैलकुलेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है चेंज इन C/चेंज इन Y या डेल्टा C/डेल्टा Y। उसके बाद आता है आपका सेविंग फंक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि इनके न्यूमेरिकल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच करी हुई है। सेविंग फंक्शन रिलेशन होता है हमारा सेविंग और इनकम के बीच में। इसका इक्वेशन होती है S=F/y। प्रोपेंसिटी टू सेव, अभी यहाँ पे आपने पढ़ा था एपीसी, अब ये है प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि हमारी इनकम का वो पोर्शन जो हमने कंजप्शन में नहीं यूज किया, या हमारी इनकम का वो पोर्शन जो हम सेविंग में यूज कर रहे हैं, वो हमारा कहलाता है प्रोपेंसिटी टू सेव। सेविंग फंक्शन की इक्वेशन होती है S=C बार प्लस 1 - B/Y। एपीएस S/Y, एमपीएस चेंज इन S/चेंज इन Y। अब यहां पर इंपोर्टेंट चीज, फीचर्स ऑफ एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस।
सबसे पहले बात करूंगा एपीसी यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के फीचर की। एपीएस कभी जीरो नहीं हो सकता। एपी कैन बी ग्रेटर देन 1 ऑटोनॉमस कंजप्शन वाली कंडीशन में, और एपी कैन बी लेस देन 1 और एपी 1 से कम भी हो सकता है उस कंडीशन में जहां पर कंजप्शन लेस देन इनकम। बात करी जाए एमपीसी के फीचर की तो एमपीसी हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। एमपीसी हमेशा 0 से ज्यादा होगा लेकिन 1 से कम हो सकता है, और एमपीसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम से। बात करी जाए एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की, एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, वो 1 नहीं हो सकता और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। एपीएस नेगेटिव हो सकता है जिसे हम डिससेविंग कहते हैं, जहां पर हमारी सेविंग नेगेटिव में चली जाती है। एपीसी इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम। एमपीएस की बात करी जाए मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव, वैल्यू ऑफ एमपीएस हमेशा 0 से 1 के बीच में हो सकती है। एमपीएस कैन नॉट बी मोर देन 1, ये 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, और एमपीएस नेगेटिव भी हो सकता है नहीं। एमपीएस कैन नेवर बी नेगेटिव नहीं हो सकता। उसके बाद एक मेन मुद्दा इस चैप्टर का आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर, यानी कि आपकी इनकम इंक्रीज होने से या फिर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, उससे इन्वेस्टमेंट से इनकम में कितना इंक्रीज हुआ उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। फॉर्मूला होता है K = 2 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वाई यानी कि इनकम और डेल्टा आई यानी कि इन्वेस्टमेंट। K यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को एमपीसी और एमपीएस से भी कैलकुलेट किया गया है। अगर K और एमपीसी का रिलेशन देखा जाए, K = 1/1 - MP, यहां एमपीसी होगा। देखो बेटा, डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन का मीनिंग क्या होता है, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा डायरेक्ट रिलेशनशिप और इनवर्स रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि जैसा उसमें चेंज आएगा वैसा ही उसमें चेंज आएगा। अगर एमपीसी बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ेगा, एमपीसी कम होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम होगा। इनवर्स रिलेशन का मतलब जस्ट उल्टा, वो बढ़ेगा तो वो घटेगा, वो घटेगा तो वो बढ़ेगा। एमपीएस घटेगा मल्टीप्लायर बढ़ेगा, एनवीएस बढ़ेगा मल्टीप्लायर कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स हमने कुछ एम्प्लॉयमेंट की बात, पहला है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हमारा वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें लोग काम करना तो चाहते हैं लेकिन जिस रेट पे करना चाहते हैं उस रेट पे काम नहीं मिल रहा तो वो काम नहीं करते। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में भैया कैसा भी काम मिल जाए, किसी भी रेट पे मिल जाए लेकिन नहीं मिलता, वो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट होता है जो एंटरप्रीनियर द्वारा या बिजनेसमैन द्वारा इसलिए किया जाता है कि सिर्फ प्रॉफिट हो, और ये डायरेक्टली रिलेट करता है इनकम से। इनकम बढ़ेगी तो ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम घटेगी तो इन्वेस्टमेंट घटेगा। इसका जो कर्व होता है वो इस तरीके का होता है, बढ़ेगी बढ़ेगा, घटेगी घटेगा। ये हमारा इन्वेस्टमेंट और ये हमारी इनकम। इसी का दूसरा पार्ट होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट हमारी गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है और इसमें इनकम से कोई इफेक्ट नहीं करता, ये कांस्टेंट रहता है। इनकम बढ़े घटे या बिल्कुल नहीं हो, इनको तो करना ही करना है गवर्नमेंट को वेलफेयर के लिए, इसलिए इसका कर्व कांस्टेंट रहता है। ये इन्वेस्टमेंट है, ये इनकम बढ़े चाहे घटे। उसके बाद इसका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, मैंने जैसा कि बताया न्यूमेरिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच है, वहां समझाया है। फुल एम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट हमारी वो कंडीशन होती है कि जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सभी को जॉब मिल रही है, वो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि हमारा कोई भी इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जहां पे हमारा AD = AS, एग्रीगेट डिमांड = एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जब यहां पर AD = AS होगा लेकिन लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस थे सारे के सारे हम यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो हम उसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसी में कंडीशन आती है एक्सेस डिमांड। ये वो कंडीशन है जहां पे हमारा एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है AS से फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर। इसके बीच में जो गैप बन जाता है, मान लो AD थी 100 और AS है 70, AD कितनी ज्यादा है 30, तो ये हमारा 30 क्या है, एक्सेस गैप कहलाता है या इन्फ्लेशनरी गैप कहलाता है। इसी का जस्ट आप उल्टा करोगे, डेफिशिएंट डिमांड में क्या होता है, AD < AS, और इसमें जो गैप बनेगा वो हमारा होगा डिफ्लेशनरी गैप। आपसे पूछा जाए कौन कौन से रीजन होते हैं जिससे हमारा एक्सेस डिमांड होता है, तो एक्सेस डिमांड क्या होगा, या तो जो हाउस होल्ड कंजप्शन कर रहे हैं उन्हें इंक्रीज कर दिया,
या गवर्नमेंट जो हमारे पे खरीदती है गुड्स उनने इंक्रीज कर दिया, या प्राइवेट जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं उनने अपना सेक्टर इंक्रीज कर दिया, या एक्सपोर्ट इंक्रीज कर दिया। इन चारों प्रोडक्ट फाइनल गुड्स पे इंक्रीज करने की वजह से हमारी डिमांड एक्सेस हो जाएगी, और इसी का जस्ट उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगी, डेफिशिएंट डिमांड। यानी कि अगर ये डिक्रीज होगा या फॉल होगा तो वो हमारे सारे रीजन क्या होंगे, कॉजेस। और इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देख लेना कि जब हमारी एक्सेस डिमांड होती है यानी कि इन्फ्लेशन, और डेफिशिएंट डिमांड होती है यानी कि डिफ्लेशन, उस कंडीशन में हमारे पास दो मेजर होते हैं, एक फिजिकल मेजर और एक मॉनेटरी मेजर। फिजिकल मेजर में कौन कौन से मेजर होते हैं हमारे पास, टैक्सेस, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, पब्लिक बोरोइंग और डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। तो जब एक्सेस डिमांड होगी तब हम टैक्सेस इंक्रीज कर देंगे, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर देंगे, पब्लिक को बोरोइंग के लिए एनकरेज करेंगे और डेफिशिएंट फाइनेंस डिक्रीज करेंगे। डेफिशिएंट डिमांड में या डिफ्लेशन में हम टैक्सेस को डिक्रीज करेंगे, एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इंक्रीज करेंगे, पब्लिक बोरोइंग डिस्करेज करेंगे और डेफिशिएंट डिमांड फाइनेंस इंक्रीज करेंगे। मॉनेटरी मेजर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो और सैचुरेटेड लिक्विड रेशियो। तो इन्फ्लेशन के टाइम बैंक रेट को इंक्रीज करेंगे, सिक्योरिटी सेल करेंगे, सीआरआर इंक्रीज करेंगे और एसएलआर डिक्रीज करेंगे। डिफ्लेशन के टाइम में बैंक रेट को डिक्रीज करेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सिक्योरिटी बाय करेंगे, सीआरआर को डिक्रीज करेंगे और एसएलआर को भी डिक्रीज करेंगे। क्वालिटेटिव में आपके चार मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन, रेशनिंग ऑफ कैट और डायरेक्ट एक्शन। मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज करेंगे एक्सेस डिमांड में और डिक्रीज करेंगे डेफिशिएंट डिमांड में। मोरल सुएशन को कम करेंगे एक्सेस डिमांड में और बढ़ाएंगे डेफिशिएंट डिमांड में। रेशनिंग ऑफ कैट को एनकरेज करेंगे इंक्रीज डिमांड में या इन्फ्लेशन में और डिस्करेज करेंगे डिफ्लेशन में। और लास्ट डायरेक्ट एक्शन को एनकरेज नहीं कम करेंगे और उसमें ज्यादा करेंगे। तो ये आपका पूरा चैप्टर की समरी मैंने एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड जो 3 चैप्टर्स है वो खत्म। 12 नंबर का डाटा हमने पढ़ा। वीडियो को पूरा प्लीज अच्छे से देखना, नहीं आए तो कमेंट करना जो दिक्कत आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो डिसलाइक करते हैं तो वो तो डिसलाइक करेंगे ही, तो डिसलाइक करना बेटा अच्छे से।